हेलो गाइस। फॉर्म भरना अब स्टार्ट हो गए हैं यूजीसी नेट के, और मैं देखता हूं अक्सर जब भी फॉर्म भरे जाते हैं बच्चों से जल्दबाजी में कुछ गलतियां हो जाती हैं, जिसकी वजह से बाद में बहुत सारे पापड़ बेलने पड़ते हैं। चाहे वो स्पेलिंग मिस्टेक्स की गलतियां हों या फिर सही फोटो ना डालने की गलतियां हों। तो आज हम 5 ऐसी गलतियों की बात करेंगे। अगर आप फॉर्म भरने जा रहे हैं, इन 5 गलतियों को आपको बिल्कुल भी नहीं दोहराना है, क्योंकि एक छोटी सी भी अगर आप एपिक मिस्टेक कर देते हैं तो बाद में चेंजेस कराने के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। इस बार के यूजीसी नेट की बात करें तो जैसा आपको पता है वेबसाइट बदल गई है, और उसी के साथ जो आप एप्लीकेशन फॉर्म भरते हो उसका भी जो प्रोसीजर है वो बहुत ज़्यादा फॉर्मल और स्ट्रिक्ट होता हुआ दिख रहा है। तो इन सब के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं, और अगर आपने अभी तक फॉर्म नहीं भरा है तो इस वीडियो को ज़रूर से देख लें, ताकि ये सुनिश्चित हो जाए कि आप जो फॉर्म भरने जा रहे हैं उसमें कोई भी गलतियां नहीं होंगी। तो टॉप 5 गलतियों की आज हम बात करने वाले हैं। लेकिन अगर अभी तक आपने टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन करा है तो कर लो, क्योंकि यहाँ पे फ्री में आप लोग को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे बेस्ड टेस्ट सीरीज मिलना स्टार्ट हो गई, जो एग्जाम से पहले एक वरदान की तरीके से होती है आपके लिए, क्योंकि जो आपने पढ़ा है उसे आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से जोड़ करके समझना सीखते हो, और काफी ज्यादा रेलेवेंट हो जाएगा ये आपके लिए, और बिल्कुल फ्री है, जरूर से इसे ज्वाइन कर लो। इसके अलावा जो हमारे ऐप पे जो कोर्सेज हैं उस पर भी काफ़ी ज़्यादा डिस्काउंट्स चल रहे हैं, क्योंकि लास्ट के 2 महीने बाकी हैं, और मैं चाहता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जो हैं इस कोर्स का टू द पॉइंट सिस्टमैटिक कोर्स का फ़ायदा उठा पाएं। तो चलिए गाइस, उन टॉप 5 गलतियों की बात करते हैं जो बच्चे ज़्यादातर करते हैं, और पहले हम इसे स्टार्ट करते हैं आधार के रजिस्ट्रेशन से। देखो भाई, लास्ट टाइम तक क्या था कि आधार कार्ड की जगह आप अपना वोटर आईडी हो गया या जो दूसरे नॉर्मल डॉक्यूमेंट्स हो गए उससे भी आप अपने फॉर्म को भर सकते थे। इस बार सबसे पहला नंबर आधार रजिस्ट्रेशन का है, और उसमें आपके फोन पे ओटीपी आ रहा है उस फोन नंबर पे जो कि आधार से लिंक्ड है। अब ये गलती नहीं है, लेकिन मैं आपको एक यहाँ पे छोटा सजेशन देना चाहूंगा कि अगर आधार से आपका फोन लिंक्ड नहीं है तो आपको बहुत ज्यादा दिक्कत आने वाली है रजिस्टर करने में। आधार की जगह पे आप डिजी लॉकर को सेलेक्ट कर लें, या फिर अगर डिजी लॉकर आपको बनाने में दिक्कत हो रही है तो अगर आपके पास पैन कार्ड है तो उसमें कोई भी आपका फोन नंबर वेरिफिकेशन नहीं मांगा जाएगा, ना ही आपके पैन कार्ड के नंबर को उनके पास कोई सिस्टम होता है बैकएंड में वेरीफाई करने का। तो आप अपने पैन कार्ड का सही सही नंबर डाल के या डिजी लॉकर पे अपने मोबाइल या ईमेल से साइन इन करके उसके बाद साइन इन करें। तो अगर आप स्टक हैं और आपको प्रॉब्लम आ रही है आधार रजिस्ट्रेशन पे, तो वो आपका आगे बढ़ जाएगा, क्योंकि आधार का जो डेटा होता है वो ऑनलाइन होता है, और कभी भी आप आधार का डेटा डालते हो तो जो वेबसाइट है वो बैकएंड से फैच करती है। कभी टेक्निकल प्रॉब्लम भी हो जाएगी, तब भी आपका जो है स्टक हो जाएगा। तो अगर आपका नहीं हो रहा है, आधार से किसी कारण से अटका हुआ है, तो आप पैन कार्ड या डिजी लॉकर का ऑप्शन का यूज कर लो। लास्ट टाइम क्या होता था कि वोटर आईडी का ऑप्शन होता था, और वोटर आईडी बहुत स्मूथ होता है, अपना आप नंबर डालोगे वोटर आईडी का और वो आगे बाईपास कर देता था, कोई ऑनलाइन वेरिफिकेशन नहीं करता था। तो अगर ये दिक्कत है तो आधार पे मत अटके रहो, उससे आगे बढ़ो दूसरे चीजों का यूज करके। अब हम बात करते हैं मेन कंसर्न जो काफी बच्चों का होता है, और इससे काफी बच्चों के फॉर्म्स भी रिजेक्ट होते हैं, और वो है एक प्रॉपर फोटो का। फोटो कैसी डाली जाए और किस प्रकार की फोटो मान्य है, इस पे थोड़ा सा देख लो। ये मैंने पीडीएफ की कटिंग लगाई है, पेज नंबर 12 जो इस बार का पीडीएफ आया है एडमिशन प्रोसेस का, उसमें कुछ बातें क्लियर लिखी हुई हैं। इसमें सबसे पहले लिखा है कि उसका जो बैकग्राउंड है वो व्हाइट होना चाहिए, और फोटो क्लियर होनी चाहिए, कोई भी उसमें एडिटिंग नहीं होनी चाहिए, कंप्यूटर जनरेटेड या कुछ भी आपने एक्स्ट्रा अलग से डिजिटलाइज कर दिया हो फोटोशॉप वगैरह पे, वैसी नहीं होनी चाहिए, और क्लियर होनी चाहिए। काफी बच्चे क्वेश्चन करते हैं कि क्या हम ऐसी कोई इमेज यूज कर सकते हैं जिसका बैकग्राउंड व्हाइट नहीं है और वो हमारे पास रखी हुई है हमारे कंप्यूटर में, नहीं तो हमें फिर फोटो खिंचानी पड़ेगी, फिर उसको स्कैन कराना पड़ेगा, फिर यहाँ पे डालना पड़ेगा, अपलोड करना पड़ेगा। तो मैं आपको बोलूंगा कि भाई थोड़ी सी मेहनत कर लो, लेकिन प्रेफर करो कि सफेद बैकग्राउंड वाली ही फोटो डालो। हालांकि ऐसे चांसेस कम हैं कि अगर आपकी फोटो साफ सुथरी है, बस आपका बैकग्राउंड व्हाइट नहीं है, तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाए, इसके चांसेस कम हैं। लेकिन फिर भी चांसेस क्यों लेना भाई, थोड़ी सी मेहनत करके अपने पास एक पासपोर्ट साइज फोटो आपको वैसे भी रख लेनी है, जिसका कि बैकग्राउंड व्हाइट हो। वो आइडियल एक तरीके की पासपोर्ट साइज फोटो मानी जाती है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट इस नोटिफिकेशन से ये निकल के आता है कि भाई आप जो फोटो अपलोड कर रहे हो आपके फॉर्म में, मेक श्योर कि उसकी फिजिकल कॉपी आपके पास हो, क्योंकि जब आप एग्जाम देने जाओगे तो वहां पे आपको वो फिजिकल कॉपी जो है वो आपके अटेंडेंस की एक शीट होती है उनके पास,
उस पे लगाने को वो लोग मांगेंगे। तो अगर मान लीजिए आपके पास स्कैन्ड कोई इमेज पड़ी हुई है, कभी बहुत पुरानी कोई पड़ी हुई है और उसकी कोई फिजिकल फोटो आपके पास नहीं है, आप अभी तो फॉर्म भरने में उसको लगा दो, लेकिन उसके बाद क्या होगा, आपको प्रॉब्लम आएगी कि फोटो मैच नहीं करेगी आपकी एडमिट कार्ड की फोटो। अब वो देखेंगे जो कि आपने अपलोड की होगी और जो आप वहां फोटो ले जाके गए होंगे। तो मेक श्योर करो कि भैया अगर नहीं पड़ी है आपके पास व्हाइट बैकग्राउंड में तो लगे हाथ खिंचवा भी लो। फिजिकल कॉपीज भी अपने पास रखो, वो भी एग्जाम में आप ले जाना और उसी को स्कैन करा करके यहाँ पे अपलोड भी कर देना। तो बस इतनी सी आपको बात रखनी है कि याद रखनी है कि जब आप सेंटर में जाते हैं तो वो फोटो सेम हो और यहाँ पे जो आप अपलोड करते हैं वो भी फोटो सेम हो, और प्रेफरेबली हो सके, क्योंकि नेसेसरी नहीं है, लेकिन यहाँ पे तो क्लियर लिखा है कि नहीं होगा भाई व्हाइट बैकग्राउंड तो रिजेक्ट कर देंगे, बट चल जाती है अगर क्लियर फोटो हो तो। लेकिन रिस्क क्यों लेना भाई, आप जो है खिंचवाई लो तो ज्यादा ठीक है। तो एक डेमो मैं आपको दे दे रहा हूं यहाँ पे प्रॉपर साइन और फोटो का। कहा जाता है कि लगभग 80% जो आपका पासपोर्ट साइज फोटो होता है उस पे आपका चेहरा आना चाहिए। और साइन भी देख लो कि भाई कोई भी व्हाइट पेपर पे आप साइन करके उसकी फोटो खींच लो, और आपका जो साइन है वो ब्लैक पेन से या ब्लू पेन से हो सकता है, और कोई पेन से साइन मत करना, ये नहीं कि रेड पेन से साइन करके आपने उसको अपलोड कर दिया। ब्लैक और ब्लू अलाउड होता है ऑफिशियल कामों के लिए। तो ऐसी आपकी एक सिग्नेचर होगा और इस प्रकार से लगभग लगभग आपकी फोटो होनी चाहिए जिसमें आप सीधे देख रहे हो। चश्मा अगर नहीं पहनते हैं रेगुलरली तो चश्मा नहीं पहना हो, कोई गॉगल और टोपी वगैरह नहीं लगाई हो, है ना। जैसे अब मैं ओकेजनली चश्मा पहनता हूं, तो अगर मुझे फोटो खिंचवानी होगी तो मैं चश्मा हटा करके फोटो खिंचवाऊंगा। जिसको परमानेंटली लगा है भाई, दिखता ही नहीं है बिना चश्मे के, वो चश्मे में भी फोटो अपनी लगा सकता है। तो ये सारे इंस्ट्रक्शंस आपको फॉलो करने हैं, क्योंकि भाई थोड़ा सा भी इधर उधर हुआ तो आपके 1000-1200 रुपए बर्बाद हो सकते हैं। अगला और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्पेलिंग मिस्टेक का। हर बार, ये कभी भी ऐसा नहीं है कि इसका रिकॉर्ड नहीं छूटा हो, हर बार स्टूडेंट्स जब भी नेट जेआरएफ के सर्टिफिकेट रिलीज होते हैं वो मेरे को व्हाट्सएप करते हैं कि सर हमने जो है मदर की स्पेलिंग जो है गलत कर दी, फादर की स्पेलिंग में शर्मा की जगह वर्मा लिख दिया, है ना। तो भाई आपको बिल्कुल खुली आंखों से और अटेंशन के साथ फॉर्म को भरना है। मुझे पता है आप लोगों को कंप्यूटर पर ज्यादा टाइप करने की आदत नहीं है और वो जल्दबाजी में इधर उधर अनदेखी में आप कुछ ना कुछ स्पेलिंग गलत कर देते हो। बहुत बच्चे तो कहते हैं कि हमने तो जो है अपनी कास्ट ये सिलेक्ट करी थी उसमें ये आ गई। नहीं भाई, आपने जो सिलेक्ट करा होता है एंड में आपके फॉर्म में वही रिफ्लेक्ट होता है। ऐसी कोई गड़बड़ी नहीं होती है कि आपने ऑप्शन कुछ सिलेक्ट करा और उन्होंने कुछ ले लिया। तो मेक श्योर करें भाई कि आप सही डाल रहे हैं, पूरे होशो हवास में आंखें खोल करके डाल रहे हैं, क्योंकि अगर आपके नाम में, आपके पेरेंट्स के नाम में एक लेटर की भी मिस्टेक होती है तो इस बार, पिछले बार तक शायद थोड़ा मुश्किल था क्योंकि सरकारी काम आसान नहीं होता, लेकिन इस बार मैं आपको गारंटी देता हूं कि हालत खराब हो जाएगी अगर एक भी मिस्टेक रही। उसका कारण यह है कि इस बार आप जब भी फॉर्म भरोगे, आपके फॉर्म भरने के बाद आपकी एक्नॉलेजमेंट ली जाएगी, आपको चेक लगाने को, टिक लगाने को दिया जाएगा कि मेरा नाम सही है, मैंने वेरीफाई कर लिया, फादर का नाम सही है, मैंने वेरीफाई कर लिया। और पूरा जो इस बार का प्रोसेस है उसमें 2-2 बार ऐसा हो रहा है कि आपको पूरा वेरीफाई करके टिक लगा करके सेव करना है। तो भाई पूरे आंखें खोल करके इसको करना सही, क्योंकि ये इसीलिए वेरीफाई करा रहे हैं क्योंकि मुझे लगता है इनके पास बहुत सारी कंप्लेंट्स जाती होंगी जब भी नेट जेआरएफ के सर्टिफिकेट आते हैं कि मेरी ये स्पेलिंग गलत है, मेरी वो गलत है। तो इन्होंने इसको ऐसे इस बार डिजाइन करा है कि आपका सेल्फ वेरिफिकेशन लिया है, वो इसीलिए क्योंकि अब अगर आप इनके पास जाएंगे तो वो आपको दिखाएंगे देखो भाई आप ही ने जो स्पेलिंग्स हैं उनको वेरीफाई करा था, तो भाई इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। और जब से एनटीए आया है वैसे बहुत टफ हो भी गया है। आप एनटीए से बोलेंगे मेरी स्पेलिंग मिस्टेक ठीक करो, वो बोलेगा यूजीसी के पास जाओ। आप यूजीसी के पास जाएंगे, वो बोलेगा एनटीए कंडक्ट कराता है, आप उनके पास जाओ। मतलब बहुत ज्यादा मुश्किल है, मैं आपको अभी से बता रहा हूं। तो ये गलती आपकी बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। दूसरी गलती है एड्रेस रिलेटेड। आप जब भी फॉर्म भरेंगे तो आपको 2 प्रकार की एड्रेस भरने को आएगा। एक होगा आपका परमानेंट एड्रेस और दूसरा होगा आपका करस्पॉन्डेंस एड्रेस। परमानेंट जहां के आप निवासी हो, जहां आप रहते हो, कभी भी अपनी मर्जी से आ जा सकते हो, रह सकते हो। और करस्पॉन्डेंस एड्रेस का मतलब है, या मतलब कॉन्टेक्ट एड्रेस का मतलब है जहां पे आप अभी टेम्परेरी कहीं किराए वगैरह पे रह रहे हो। अगर आपके कहीं दूसरी जगह पोस्टिंग हुई है या आपके पेरेंट्स की दूसरी जगह भी टेम्परेरी पोस्टिंग हुई है तो वो आपका करस्पॉन्डेंस एड्रेस होता है। लेकिन मेरी अपनी सलाह ये है कि आप दोनों ही जगह पे परमानेंट एड्रेस डालें।
करस्पॉन्डेंस एड्रेस को अलग और परमानेंट को अलग नहीं करें। हालांकि आप कर सकते हैं, ऑप्शन दिया है, आप चाहे तो लिख सकते हैं, लेकिन मेरी सलाह यह है कि आप जो दोनों एड्रेस हैं वो अपने परमानेंट वाले एड्रेस ही डालें। वो इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि भाई कल को अगर मान लो आपका जेआरएफ निकलता है, आपके घर जेआरएफ लेटर जाता है, तो भाई अगर मान लीजिए आपने अभी का टेम्परेरी एड्रेस डाल दिया है, हो सकता है वो लोग आपके करस्पॉन्डेंस एड्रेस पे जेआरएफ लेटर भेज दें और तब तक आप वहां से जा चुके हो, है ना। ये मैं इसलिए भी कह रहा हूं क्योंकि भाई देखो इस बार ओएमआर शीट का एग्जाम होना है और ओएमआर शीट में, इस पे मैं अभी वीडियो डिटेल में बनाऊंगा, एक ड्रॉबैक, सबसे बड़ा ड्रॉबैक, वैसे तो कई ड्रॉबैक्स हैं उसमें मैं वीडियो बनाने वाला हूं, लेकिन एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये है कि आपका रिजल्ट थोड़ा देर में आएगा। क्योंकि जो ऑनलाइन सर्विस थी उसमें क्या होता है कि एक ही समय पे जैसे ही आप पेपर देते हो उनके पास उनके सर्वर पे डेटा सेव हो जाता है। इस बार आपका डेटा ट्रकों में ट्रेवल करके उनके पास पहुंचेगा, है ना, क्योंकि आपके ओएमआर शीट के गट्ठर बनेंगे, फिर वो ट्रेवल होंगे, कहीं जाएंगे, चेक होंगे, स्कैन होंगे। तो इस बार आपके जो रिजल्ट आने में देरी हो सकती है, और रिजल्ट आने में देरी होगी तो जाहिर सी बात है जेआरएफ लेटर इशू होने में तो और ही देर हो जाएगी। तब तक अगर आपकी जो रेजिडेंस है वो मूव हो गई तो ऐसा हो सकता है कि वो परमानेंट में ना भेज के आपके जो है करंट एड्रेस पे उसको भेज दें। तो अगर आपका जो परमानेंट एड्रेस है, भले आप वहां नहीं रहते हैं फिलहाल, लेकिन आप कभी भी अपने मर्जी से वहां आ जा सकते हैं, तो आप उसी जगह को चुने, वो ज्यादा एक रिलायबल ऑप्शन होगा। ये मेरी अपनी सलाह है, बाकी ऐसी कोई ऑफिशियल गाइडलाइन नहीं है। प्लस स्पेलिंग मिस्टेक का आपको ध्यान रखना है हर एक जगह, और इसीलिए जिन बच्चों से ज्यादातर स्पेलिंग मिस्टेक्स होती हैं और जो ज्यादा यूज्ड टू नहीं है एग्जाम फॉर्म भरने के लिए, उनके लिए अगला पॉइंट है कि जब आप फॉर्म भरोगे तो क्या होगा, डिटेल भरते 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 आपको पेमेंट का ऑप्शन आ जाएगा। तो एक बार पेमेंट करने से पहले भले आधा घंटा लो, भले 1 घंटा लो, पूरी आंखें खोल करके पूरे स्टेप्स को फिर से देख लो, और जब आप मेक श्योर हो जाओ उसके बाद आप पेमेंट के लिए प्रोसीड करो। वरना क्या होता है, हम फॉर्म भरते जाते हैं, पीछे कुछ देखते नहीं है, ओके ओके करते चले जाते हैं, फी पेमेंट का ऑप्शन हो जाता है, फी पेमेंट भर देते हैं, एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड कर लेते हैं और फिर एप्लीकेशन फॉर्म को देखते हैं, अरे यार ये तो गलती हो गई। हालांकि एरर करेक्ट करने का ऑप्शन बाद में आता है, ऐसा नहीं है कि ऑप्शन बाद में नहीं आता है, कुछ टाइम बाद आएगा, लेकिन उसके भरोसे क्यों रहना है भाई, आपको मेक श्योर करना है पहले ही आप उसे ठीक करो। और बहुत सारी ऐसी गलतियां होती हैं जो एरर करेक्शन में भी आपकी नहीं, आप फिर करेक्ट कर सकते हो उनको। तो एरर करेक्शन की डेट आती है, वो उसको बैकअप लेके चलो, लेकिन अभी ही मेक श्योर करो कि एक भी आपकी गलती ना हो। और मैं फॉर्म भरता हूं, बहुत सालों से भरता हूं और मेरी कोई गलती नहीं होती है, तो ऐसी कोई कठिन चीज नहीं होती है फॉर्म भरना कि अरे गलती हो गई, ये तो चलो छोटी मोटी बात है। नहीं, छोटी मोटी बात नहीं होती है गलती होना, ये बहुत बड़ी लापरवाही की निशानी है, तो लापरवाही आपको नहीं करनी है। उसके बाद फाइनल पॉइंट ये है कि हमेशा प्रिंट आउट अपना निकालो, स्पेशली जब आप साइबर कैफे वगैरह जाते हो, तो वहां क्या होता है कि भाई फॉर्म वगैरह आप भरवा लेते हो और पता नहीं आईडी पासवर्ड वही लोग डाल देते हैं, आप भूल जाते हो, है ना। फिर उसमें हालांकि फॉरगॉट पासवर्ड का ऑप्शन आता है, वो आप रिकवर कर सकते हो बहुत आसानी से, लेकिन फिर वही है कि आप परेशान होते हो कि अरे मेरे पासवर्ड काम नहीं कर रहा, मेरा पासवर्ड गलत था। तो जब भी आप किसी से पासवर्ड डलवाओ या खुद भी भले डालो, जब हम पासवर्ड डालते हैं तो हमें लगता है अरे हमें याद रहेगा, हम ही तो डाल रहे हैं ना, लेकिन वही चीज 2 घंटे बाद याद नहीं आती। तो जो भी पासवर्ड आप बनाओ, जो भी आईडी आप बनाओ, जो भी आपको डिटेल्स क्रेडेंशियल डालने को आता है, उनको एक पेज पे लिख जरूर लो। ऐसी कोई चीज नहीं होती कि हैक हो जाएगी, मतलब बैंक वगैरह का मत लिखा करो पासवर्ड, दिमाग में रखा करो, लेकिन उसको कॉपी पेज पे लिख लोगे तो आपका कोई हार्म नहीं होगा। उसके बाद है एप्लीकेशन फॉर्म, जब आप पूरा भरोगे तो उसका प्रिंट आउट जरूर से निकलवा के सेव करके रखो। और तीसरी जो डॉक्यूमेंट है वो है पेमेंट रिसीप्ट, जो आप ऑनलाइन पेमेंट करते हो उसका भी एक फोटोकॉपी जरूर से निकाल लो। ये जैसे ही आपको लिख करके आए पेमेंट सक्सेसफुल, उसमें ट्रांजैक्शन नंबर वगैरह दिया होता है, उसका स्क्रीनशॉट ले लो, या फिर उसका जो प्रिंट आउट का ऑप्शन दे रहा है तो प्रिंट आउट दे के रख लो। क्योंकि कभी कभी होता है जब आप पेमेंट करते हो तो पेमेंट पे यहाँ तो आपको दिखा देता है कि पेमेंट सक्सेसफुल है, लेकिन जैसे ही वापस आप एनटी की वेबसाइट पे जाते हो वो दिखाता है पेमेंट नहीं हुई। कभी कभी एरर आ जाती है, कभी कभी ऑटोमेटिकली ही आपको पैसे रिफंड हो जाते हैं, लेकिन मान लो इन केस नहीं होते हैं तो आपका बेकार का खर्चा हो जाएगा। तो जो चीज आपकी कंफर्म होती चली जा रही है, एडमिट कार्ड आने तक आपको उसके प्रिंट आउट संभाल के रखने, किसी को देने नहीं है, कहीं भेजने नहीं है, बस संभाल के रखने हैं जब तक एडमिट कार्ड नहीं आ जाता।
एक बार आपके पास एडमिट कार्ड आ गया तो बस आईडी पासवर्ड आप संभाल के रखो, बाकी की फिर कोई यूज नहीं है, क्योंकि एडमिट कार्ड आपके हाथ में है, एग्जाम सेंटर आपका बुक हो चुका है। तो गाइस आई होप कि आप लोग को मदद मिली होगी, और अगर वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट जरूर से करना, वीडियो को लाइक जरूर से करना, और फ्री डेमो जरूर से देखना। इस सिस्टमैटिक कोर्स का मैंने बहुत मेहनत से बनाया है, कई महीनों की मेहनत से मैंने टू द पॉइंट जो वीडियोस हैं, आई थिंक 150 से ज्यादा, आई थिंक 200 तक के वीडियो, 200 वीडियोस हैं अराउंड, जो कि इसमें पूरे के पूरे सेक्शन सिस्टमैटिकली आपको बताए गए हैं, और टॉपिक वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी हर लेक्चर के साथ दिए गए हैं। तो डेमो लेने के लिए इस नंबर पे जरूर से कांटेक्ट करें, और जो है डिस्काउंट भी चल रहा है उसका भी लाभ उठाएं, और फ्री डेमो भी आपको मिलेगा, सारे के सारे लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। तो चलो गाइस आज के लिए इतना है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी को बाय और टेक केयर।